हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स। तो यहाँ पे 2019 में का अशोक जनरल स्टोर्स के ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं और हमसे ना जर्नल एंट्रीज फ्रेम करने बोला गया है। जर्नलाइज मतलब हमें जर्नल में जर्नल एंट्रीज फ्रेम करनी है, रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भारत। देन सेकेंड ट्रांजेक्शन है 4 तारीख की परचेज गुड्स फॉर कैश ₹55,000। देन पेड फॉर सैलरी 8,000। तो इस तरीके से ना 31 मई तक है ना हमें ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं। तो ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे दिए हुए हैं इन्हें हमको एक जर्नल के अंदर इसको एंटर करना होगा। जर्नल एंट्री हमको बनानी है तो उसके लिए हमको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा इसका, और फिर उसमें हम है ना बिगिन करेंगे जर्नल एंट्रीज को पास करना। तो 1 बाय 1 ये जो है ट्रांजेक्शन 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका फॉर्मेट मैंने रेडी रखा है और आप लोगों को काफी डिटेल में मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आपको अच्छे से आपका स्ट्रॉन्ग करना है अकाउंट्स तो आपको है ना मिस नहीं करना है एंड है ना वीडियो को सुनना है। जस्ट सॉल्यूशन मत लेके है ना स्क्रीनशॉट लेके सॉल्यूशन को सॉल्व करो। उसका मैं जो एक्सप्लेनेशन बोल रही हूँ बताती हूँ मैं जो डीपली उसको भी सुनो ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे और फ्यूचर में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए जर्नल एंट्रीज फ्रेम करने के लिए। तो चलिए मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है तो हम सबको सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन दिया है वो 1 मई का कि रिसीव्ड ₹5,000, 5,000 रुपया है ना रिसीव किया। मतलब किसने रिसीव किया? तो अशोक जनरल स्टोर ने रिसीव किया है ये 5,000 रुपीज। तो किससे रिसीव किया? तो फ्रॉम राम से रिसीव किया। लेकिन यहाँ पे देखो आगे क्या दिया हुआ कि ऑन बिहाफ जब आएगा ऑन बिहाफ ऑफ भारत, तो मतलब हमने अशोक जनरल स्टोर ने पहले के मंथ में मई में या मार्च में या अप्रैल में कभी तो उसने ना रिकॉर्ड किया होगा, भारत के नाम पे कुछ रिकॉर्डिंग कर रखी होगी, तभी तो उसके बिहाफ में मतलब है ना यहाँ पर किसको उसके बिहाफ में वो रिसीव कर रहा है राम से। इसलिए हम यहाँ पर राम का नाम हम नहीं लेने वाले हैं, हम ऑन बिहाफ किसका आया? भारत का आया, तो हम भारत का नाम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। एंड है ना कैश ये रिसीव्ड रुपीज है तो मतलब कैश कम्स इन होगा। एंड मतलब आपको अगर आप एसेट के हिसाब से मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जा रहे हो तो इंक्रीज इन एसेट मतलब डेबिट करने वाले हैं हम, तो हम इसको डेबिट करेंगे कैश को, और भारत को हमें ना क्रेडिट करने वाले हैं क्योंकि ये गिवर है। ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से भारत इज गिवर। और अगर हम वैसे देखें, अगर हम जाएं इसके हिसाब से हमारे मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से तो ये है ना भारत एज अ डेटर होगा, तभी तो वो आज हमको उसके बिहाफ पे पैसा मिल रहा है। तो जब भी है ना डेटर में डिक्रीज होता है तो फिर हम उसको है ना क्रेडिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसको हम है ना क्रेडिट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे डेटर में से इसका नाम कैंसिल हो जाएगा कि भाई अब इससे रिसीव नहीं होगा ना फ्यूचर में, इसीलिए यहाँ पे रफा दफा हो जाएगा जो भी ट्रांजेक्शन था पहले का 5,000 जो रिसीव करना था। तो यहाँ पर अब हमें ना इसकी जर्नल एंट्री जो लिखने वाले हैं वो लिखेंगे हम कैश अकाउंट। यहाँ पे रिसीव हुआ है इसलिए कैश अकाउंट पहला जो डेट है लिख लेंगे कि मई मंथ है, मई का महीना है, तो मई के महीने में हम मई मंथ में यहाँ पे 2019 ईयर लिख लो और फर्स्ट डेट को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन की भी कैश अकाउंट हुआ डेबिट, कैश हुआ डेबिट। तो पहले लाइन में हम कैश DR लिखेंगे कैश, और जस्ट LF के मार्जिन के पास में जस्ट उसके बिफोर हम DR लिख देंगे एंड 5,000 हम लिखेंगे 5,000। और है ना यहाँ पे क्रेडिट सेम लाइन में क्रेडिट के यहाँ पे डैश कर देंगे। फिर हम थोड़ा सा लाइन स्पेस लीव कर पर्टिकुलर्स के मार्जिन में थोड़ा सा स्पेस लीव करके एंड हम TO2 के साथ है ना क्रेडिट वाली एंट्री को बिगिन करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट किसका नाम में लिखना है? हमको भारत का नाम लिखना है। और आप ऐसा समझ लीजिए कि भाई भारत है ना ये भारत बोलो या भारत बोलो ये जो भी है मतलब, तो ये है ना क्या है, ये हमारा डेटर, और जब डेटर डिक्रीज हो रहा है तो हमको उसे क्रेडिट करना है। या फिर अगर आप है ना ट्रेडिशनल अप्रोच से जाते हो
तो भारत इज गिवर, क्योंकि बिहाफ में तो उसी के बिहाफ में, उसी की वजह से मिल रहा है ना ये, क्योंकि राम से ले रहा जरूर है ना, राम का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है ना, इसका मतलब अशोक जनरल स्टोर का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, उसका तो भरत से, और भरत ने क्या बोला, भाई ठीक है मेरे बिहाफ में है ना, रिसीव कर लो राम से। तो इस तरीके से 5000 की एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे एंड हम नरेशन में लिख देंगे बिंग, BEING के साथ। ऑलवेज याद रखो, आप जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दोगे आपके ट्रांजेक्शन का, उसको बिंग के साथ स्टार्ट करना कंपल्सरी। बिंग अमाउंट रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड भी लिख सकते हो आप, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। इस तरीके से एंट्री का नरेशन आपको लिखना है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एंड फिर आपको जैसे पता है कि भी हमको है ना इसको सेपरेट करना, हमें इसे सेपरेट करना कंपलसरी, कि भी आप सेपरेट कीजिए ताकि आपके मिक्सअप ना हो। तो ट्रांजैक्शन को सेपरेट करने के लिए हम है ना पर्टिकुलर्स केस में खाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे, पर्टिकुलर्स केस में। अभी मूव करते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन पे। सेकेंड ट्रांजैक्शन में क्या बोला गया है, यहाँ पे हम देखेंगे कि सेकेंड ट्रांजैक्शन में हमसे बोला है कि 4 तारीख को, 4 मई को परचेज गुड्स परचेस होता है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेसेस। क्या वर्ड यूज करते हैं, गुड्स परचेस आया बोला है तो हम परचेसेस वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, परचेसेस। तो यहाँ पर हम है ना परचेसेस हैं वो एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो हमको डेबिट करना होता है। एंड गुड्स ये जो परचेस हुआ फॉर कैश, मतलब रोकड़ा देकर है ना गुड्स परचेस हुआ है, तो मतलब कैश है ना वो डिक्रीज हो रहा है। कैश डिक्रीज होना मतलब एसेट्स डिक्रीज होना, तो जब भी एसेट्स डिक्रीज होता है तो उसे हमको क्रेडिट में लिखना होता है। तो यहाँ पर हम परचेसेस अकाउंट को तो लिखेंगे डेबिट, क्योंकि परचेस गुड्स मतलब परचेसेस वर्ड यूज करना है आपको अकाउंट रिकॉर्ड करने के टाइम पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, ये जो कैश है ये होगा क्रेडिट, क्योंकि कैश है ना डिक्रीज हो रहा है, तो जब डिक्रीज होता है एसेट तो उसको क्रेडिट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो सेकेंड एंट्री हमारी आएगी 4 तारीख को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेसेस क्या होता है, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट। परचेसेस एक एक्सपेंस है, मैं आप लोगों के लिए बेटर रहेगा कि मैं लिख के बार बार आपको बताऊं। पर जब भी आपका एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो मतलब आपको डेबिट में, ताकि आपके आईज में ये ना एकदम से फिट हो जाए, आंखों में इमेज रह जाए आपकी कि भी एक्सपेंसेस हम जब इंक्रीज का एरो है मतलब इंक्रीज हो रहा है, मतलब डेबिट में लिखना है। और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा 55,000 का, तो 55,000 हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड टू, थोड़ा स्पेस लीव कर 2 लिखना है, टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। हम कैश को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, तो कैश को इसलिए क्रेडिट करें कि ये जो कैश है ये हमारा एसेट है और ये डिक्रीज हो रहा है। मैं मॉडर्न अप्रोच यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए कैश इंक्रीज हो रहा है तो होता है तो हम डेबिट करते हैं। पहली एंट्री में हमारा कैश इंक्रीज हो रहा था, कैश इंक्रीज हो रहा था तो हम इसको है ना डेबिट कर रहे थे। और जब भी कैश डिक्रीज होता है मतलब बिजनेस से बाहर जाता है रोकड़ा, हाँ किसी को आप पेमेंट करते हो और तो फिर उसके लिए फिर हमको है ना उसे क्रेडिट में लिखना होता है। तो यहाँ पे हम क्रेडिट में लिखे हैं और यहाँ पर 55,000 का क्रेडिट के कॉलम में यहाँ पे हमको अमाउंट 55,000 दिखा देना है। अभी नेक्स्ट यहाँ पर इसमें भी आपको चाहिए तो टू भारत के लिए भी आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका डेटर डिक्रीज हो रहा है। ये मान लो आपका डेटर है, मतलब या तो किस इस उधार में माल खरीदा होगा, मतलब यहाँ पे सॉरी ये आपका क्रेडिटर डेटर है, हाँ डेटर है क्योंकि आपने माल बेचा होगा, खरीदा होगा नहीं बेचा होगा। तो ये जब डिक्रीज होता है डेटर तो आपको उसे है ना क्रेडिट में लिखना होता है। यहाँ पे अभी नरेशन में क्या लिखेंगे, बिंग से स्टार्ट करना है आपको और क्या लिखेंगे, बिंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। सिंपल, बिंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। इस तरीके से आपको रिकॉर्ड कर देना है और आपको मार्जिन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पे लाइन मतलब पर्टिकुलर्स केस में लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी मूव करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमें क्या बोल रहे हैं, जरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी देख लेते हैं। भाई 8 तारीख को बोला है कि पेड सैलरी, पेमेंट वर्ड जब आ जाता है, पेड वर्ड आ जाता है मतलब रोकड़ा गया,
पेड वर्ड आ गया ना, पेड, तो आप समझ लो कि भाई रोकड़ा गया, आपका कैश गया, बिजनेस से गया है, इसलिए मतलब कैश होगा, क्रेडिट। और सैलरी क्या है भाई, ये खर्चा ही होगा ना, एक तरीके से एक्सपेंस हो गया। तो जब आपका सैलरी का पेमेंट करो, मतलब सैलरी का पेमेंट करे तो मतलब आपका एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ तो उसे डेबिट करना है, एंड कैश आपका डिक्रीज हो रहा है इसलिए उसको क्रेडिट करना है। तो अभी हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे 8 तारीख की एंट्री को, ट्रांजेक्शन को, कि भाई यहाँ पर सैलरी अकाउंट वर्ड यूज होगा, जो एस्पेक्ट यूज होगा, जो एस्पेक्ट हम निकालते हैं तो एक एस्पेक्ट आ गया सैलरी अकाउंट और दूसरा एस्पेक्ट कैश अकाउंट है, तो सैलरी अकाउंट। और यहाँ पे पेंसिल से लिख लो कि भाई एक्सपेंस इंक्रीज हुआ समझने के लिए, और DR, फिर यहाँ पे कितना का पेमेंट किया है, कितनी की सैलरी पे की है, तो 8,000 सैलरी पे की है। फिर थोड़ा लाइन मतलब स्पेस लीव कर कर, और TO2 नेक्स्ट लाइन में क्रेडिट एंट्री के लिए, क्रेडिट वाली एंट्री के लिए यहाँ पे कैश गोज आउट है, कैश डिक्रीज हो रहा है, गोज आउट ट्रेडिशनल अप्रोच, डिक्रीज हो रहा है मॉडर्न अप्रोच। तो कैश अकाउंट जब डिक्रीज होता है, कैश बैलेंस डिक्रीज होता है, तो हमें उसे क्रेडिट में लिखना होता है। तो यहाँ पे हम 8,000 को क्रेडिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर इसका जो नरेशन लिखेंगे उसमें लिखेंगे कि बीइंग, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग सैलरी पेमेंट, बीइंग सैलरी पेड, या पेमेंट ऑफ सैलरी मेड, या सैलरी पेड, एनीथिंग विल डू। बस वो स्टेटमेंट आपका होना चाहिए कि हाँ वो आपका मीनिंग समझा दे। तो यहाँ पे बीइंग सैलरी पेड। नाउ नेक्स्ट इस पे जाएंगे हम, पहले इसको सेपरेट कर देते हैं। अभी नेक्स्ट इसमें जाएंगे, नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो 12 तारीख का ट्रांजैक्शन है, जो उसमें हम यहाँ पर बोला है कि भाई परचेज गुड्स, फिर वर्ड यूज हो गया परचेज्ड गुड्स। तो जब भी मैं आपको बोलूँ कि जब भी परचेज गुड्स वर्ड आता है मतलब आपको जो एक एस्पेक्ट यूज करना है वो परचेसेस यूज करना है, और परचेसेस एक्सपेंस होता है। तो जब भी परचेसेस होता है मतलब आपको डेबिट में, एक तो आपका आ जाएगा डेबिट में आ जाएगा परचेसेस लिखोगे आप, एंड किससे परचेस किया, तो फ्रॉम गणेश, गणेश से यहाँ पे परचेस किया है गणेश से। तो यहाँ पे ऑन क्रेडिट यहाँ पे दिया है, मेंशन किया कि ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट मतलब उधार में, ऑन क्रेडिट मतलब उधार में, मतलब उधार में परचेस किया है। तो मतलब इस वक्त हम गणेश का नाम यूज करने वाले हैं, ये हमारा क्रेडिटर है, और जब क्रेडिटर इंक्रीज होता है तो उसे हमें ना क्रेडिट में लिखते हैं, क्योंकि क्रेडिटर का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब क्रेडिटर इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट में लिखते हैं, और यहाँ पे परचेसेस एक्सपेंस है और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट में लिखते हैं। तो हम परचेसेस अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट लिखने वाले हैं। जो नेक्स्ट एंट्री लिखेंगे हम 12 तारीख को, वो लिखेंगे यहाँ पर 12 तारीख की जो एंट्री हमको लिखनी है उसमें हम लिखने वाले हैं कि भाई परचेसेस अकाउंट डेबिट, और उधार में खरीदा है, फ्यूचर में पैसा देने वाला है अशोक जनरल स्टोर से, किसे, गणेश को। तो यहाँ पे डेबिट, अमाउंट कितना है 30,000 का अमाउंट है, तो 30,000 की परचेसिंग की, उधार में की, गुड्स परचेस किए, थोड़ा सा स्पेस लीव कर कर TO2 लिख कर फिर गणेश। ये सब है ना टेक्निकल आप लोगों को आना चाहिए, अकाउंट्स कर रहे हो ऐसा नहीं है चल जाएगा, आपको सिस्टमेटिकली सब आना चाहिए। अब ये भी क्वेश्चन नहीं पूछना कि टीचर अगर रह गया तो हमारी मिस कितना मार्क्स कट करेगी, दैट डिपेंड्स ऑन योर टीचर कि क्या, लेकिन आपको टेक्निकली वो ऑब्वियसली आना ही चाहिए। जहाँ पे फुल मार्क्स मिलने वाले होंगे तो आपके मार्क्स तो कट होने ही वाले फिर डेफिनेटली। नरेशन में लिखेंगे बीइंग, यहाँ पे आपको चाहिए आप लिख लेंगे परचेस इंक्रीज होता है तो डेबिट हो गया, और ये जो गणेश है वो क्रेडिटर है, यहाँ पे पेंसिल से क्रेडिटर भी लिख लो बेटर रहेगा, और क्रेडिटर जब इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग परचेस्ड गुड्स फ्रॉम, यहाँ कोई आपको बाय हार्ट तो करना नहीं है, जो ट्रांजैक्शन दिया है और आपको उसी को रिकॉर्ड करना है, खाली आपको रूल पता होना चाहिए, आपको एस्पेक्ट्स फाइंड आउट करने आने चाहिए। फ्रॉम गणेश ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर, इसको सेपरेट कर देंगे, इसके लिए है ना लाइन ड्रॉ कर देंगे ट्रांजैक्शन को सेपरेट करने के लिए। फिर नेक्स्ट जो है एंट्री वो है 17 तारीख की। तो भाई 17 तारीख को क्या बात हो गई, तो 17 तारीख को सोल्ड किया, गुड्स बेच दिया, गुड्स बेचा,
तो सोल्ड गुड्स वर्ड आता है तो अब हमको सेल्स यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है? सेल्स। तो यहाँ पे हम सेल्स, एक एस्पेक्ट हो गया सेल्स। तो जब भी सेल्स होता है ना तो आप याद रखो कि उसको क्रेडिट में लिखा जाएगा, TO2 के वहाँ पे लिखेंगे हम क्रेडिट में, क्योंकि सेल्स मतलब इनकम हुई और सेल्स मतलब ये हम ना उसके हिसाब से ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से ये इनकम हुई, मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको हमें जब इनकम होती है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से भी इनकम है, ये हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है। तो इनकम में इंक्रीज में हो रहा है तो फिर हमको क्या करना है, ये हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हमको इसको क्रेडिट में लिखना है, क्योंकि जब भी इनकम में इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सेल्स को क्रेडिट में लिखेंगे। एंड टू मिसेस नेहा, मिसेस नेहा को है ना सामान बेचा 60,000 का ऑन क्रेडिट। देखिए फिर से ऑन क्रेडिट वर्ड आ गया, ऑन क्रेडिट मतलब उधार में। तो मिसेस नेहा का नाम आएगा, मिसेस नेहा को उधार में बेचा मतलब मिसेस नेहा है वो डेटर हो गई हमारी। वो क्या हो गई हमारी? मैं क्यों बोल रही हूँ, आप अभी इस वक्त रिकॉर्ड करते समय ये समझ लो कि अशोक जनरल स्टोर आपकी है और आप है ना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हो। तो इस तरीके से करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर भी रहते हैं। तो यहाँ पे मिसेस नेहास अकाउंट डेबिट करेंगे हम एंड सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे 60,000 के अमाउंट के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17 तारीख को मिसेस नेहा अकाउंट, मिसेस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिख दिया ठीक है, लेकिन नहीं लिखेंगे तो भी ये चलता है। मिसेस नेहा अकाउंट डेबिट 60,000, क्योंकि नेहा क्या है? डेटर है, इसको बेचा है। जिसको सामान उधार में बेचा जाता है ना वो डेटर होता है। एज अ डेटर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। जब बहुत सारे नेम्स होते हैं तो हम नेम नहीं लिखते, हम डेटर करके उसको रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर डेटर जब इंक्रीज होता है तो डेबिट में लिखना है एंड TO2 थोड़ा स्पेस लीव कर और हमको यहाँ पर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट में लिखना है। सेल्स है ना ये इनकम है, ये क्या है? इनकम है। तो जब भी इनकम में इंक्रीज होता है, याद रखिए जब भी इनकम में इंक्रीज होता है तो उसे है ना हमको क्रेडिट में लिखना होता है। तो यहाँ पे 60,000 की जो एंट्री है वो हम इस तरीके से इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे बिंग गुड सोल्ड टू नेहा मिस, यहाँ पे लिख देंगे गुड सोल्ड टू, बिंग गुड्स सोल्ड टू मिसेस नेहा ऑन क्रेडिट, उधार में। इस तरीके से हमको रिकॉर्ड करना है। सेपरेट कर देंगे एंट्री को। नाउ 18th जो 18th नहीं सॉरी 20 तारीख को नेक्स्ट जो एंट्री है 20 तारीख को अभी यहाँ पे बोल रहा है परचेज्ड मशीनरी। अभी मशीनरी क्या होती है? मशीनरी इज एन एसेट। मशीनरी हुआ, क्योंकि एक दिन की बात तो नहीं है, महीने भर की बात नहीं है, 2 महीने की बात नहीं है, मोर देन 1 ईयर का ये गुड है जो आप यूज करने वाले हो बिजनेस में। क्योंकि कभी भी देखिए आपके घर में फर्नीचर आता है तो हम फ्रिक्वेंटली फर्नीचर को चेंज नहीं करते हैं, लॉन्ग टाइम तक रखते हैं। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो जब भी जो चीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है मतलब एसेट होता है वो, तो एसेट होता है तो मतलब हमको उसका नाम ही रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे मशीनरी है तो मशीनरी रिकॉर्ड करेंगे, फर्नीचर होता है तो फर्नीचर रिकॉर्ड करते, लैपटॉप होता है तो लैपटॉप रिकॉर्ड करते, अगर यहाँ पर एयर कंडीशन होता तो एयर कंडीशन करके रिकॉर्ड करते, मोटर कार होता तो मोटर कार रिकॉर्ड करते, बिजनेस का है तो उसी हिसाब से फिर उसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है एंड ऑफ रुपीज 80,000 का मशीनरी। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी GST भी बोला है, यहाँ पर बोला है GST, ये देखिए 12% का GST। आप लोगों ने ये है ना फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर में सीखा है, आप लोगों ने ये फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर में आपने सीखा है GST, राइट। 9th स्टैंडर्ड में फाइनेंशियल प्लानिंग में आपने सीखा है कि कैसे कैलकुलेट करना है इनपुट आउटपुट टैक्स, इनपुट GST एंड आउटपुट GST। तो इनपुट कभी भी आपको याद रखना है कि परचेस के ऊपर इनपुट होता है एंड सेल्स पे आउटपुट होता है। तो यहाँ पे 12% का हमको GST भी कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड अमाउंट पेड बाय चेक। और है ना अमाउंट का पेमेंट कैसे किया? तो बाय चेक मतलब बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो गया। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है,
बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा था, आपका एसेट, एक तो एसेट डिक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो मशीनरी का जब आप अमाउंट रिकॉर्ड करोगे बिजनेस में कि भाई मशीनरी आई, तो उसके साथ में फिर आपको है ना वहां पे है ना जीएसटी एंड ये अपना सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का भी आपको ट्रांजेक्शन दिखाना होगा, क्योंकि वो टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो इसके ऊपर अभी मैं आपको पहले 12% कैलकुलेट करना दिखा देती हूँ कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 12% जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आने वाला है अमाउंट, और फिर उसको हम है ना उसके जीएसटी को भी सेपरेट कर लेते। तो ये जो 20 तारीख का यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, तो वर्किंग नोट यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जस्ट हेडिंग वर्किंग नोट। अब ये नहीं पूछना कि मिस वर्किंग नोट कंपलसरी किया एग्जाम में। अगर आप वर्किंग नोट नहीं करते हो तो आप फिर रिकॉर्ड कैसे करोगे, आपको अमाउंट कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको कुछ तो कैलकुलेशंस तो करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर ना कि आप अच्छे से थोड़ा टाइडीली कर लो। हाँ, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो आपको कुछ चीज़ें जो लिखनी है, लेकिन है ना आप है ना उसको अनटाइडी वर्क मत करो। आपको कॉन्सेप्ट नहीं तो क्या होगा कि कभी कभी हम लोग है ना घाई में जो उल्टा सुल्टा अमाउंट लिख देते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। 2019 में ट्रांजेक्शन जो हुआ वो कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना, मशीनरी का कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज इक्वल्स टू 80,000। जीएसटी कैलकुलेट करने बोला है एट द रेट ऑफ 12% कैलकुलेट करने बोला है। तो अभी हम क्या करेंगे, 80,000 पे जीएसटी कैलकुलेट करनी है ना, तो हम इसको लिखेंगे जीएसटी इज इक्वल्स टू जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ जीएसटी इन शॉर्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मशीनरी। आपको मैं फॉर्मूला जस्ट लिख के दिखा रही हूँ, बाकी आपको फॉर्मूला का कंपल्शन नहीं है, मैं पहले बता देती हूँ, क्योंकि इसमें आपको कोई फॉर्मूला का कैलकुलेशन मतलब कंपल्शन नहीं है कि कॉस्ट ऑफ मशीनरी मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ जीएसटी इस तरीके से लिखो, कोई जरूरी नहीं है, पर मैं लिख के ऐसे बता रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना है, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ जीएसटी है 12%, तो 12/100% के जगह पे हम 100 अपॉन करते हैं ना, तो 12/100 यहाँ से कैंसल्स कर दो जीरोस को, राइट। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 0 एंड 12 8 जा आपका कितना होता है, 12 8 जा होता है 96, 12 8 जा 96, तो यहाँ पे 96 100 है वो जीएसटी हुआ। अब आपको है ना इसमें आपको आप लोगों को अभी आपको याद होगा कि ये जो जीएसटी है ना वो है ना इक्वली डिवाइड होता है किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी सेंट्रल का इज इक्वल्स टू इनपुट, ये इनपुट कब होता है, जब परचेस्ड, यहाँ पे परचेस्ड वाला बात है ना, तो परचेस्ड जब किया जाता है तो इनपुट वर्ड यूज करते हैं हम, इनपुट SGST इज इक्वल्स टू, आपने अमाउंट तो कैलकुलेट करके रखा है, राइट, तो हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये इनपुट जीएसटी हुआ, ठीक है। तो हाफ ऑफ 9,600 कितना होगा, तो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, 1 लेफ्ट, 2 8 जा 16, 0 0, तो 4,800 आ गया आपका इनपुट SGST एंड CGST। तो इसके साथ अब आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी है, इस अमाउंट के साथ अब आपको एंट्री, इस अमाउंट के साथ अब आपको है ना एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी। इस तरीके से आपका जो एंट्री है इस 4,800 की आपको रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये जो जर्नल एंट्री है 20 तारीख को हम लिखेंगे। पहले तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दो, क्योंकि मशीनरी एसेट है, मशीनरी एसेट है। यहाँ पे अभी इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं है, नहीं तो मशीनरी को इंस्टॉल करने का चार्ज होता है ना, वो भी फिर इसमें इंक्लूड होता है। मशीनरी को ये इंक्रीज हो रहा है एसेट में 80,000। अब इसके पीछे ना टैक्स गया, तो इनपुट, ये टैक्स जाना मतलब आपका एक्सपेंसेस हो गया, यस। तो इनपुट CGST अकाउंट, ये है ना एक्सपेंस है ना, खर्चा ही है ना भाई, देना है गवर्नमेंट को। तभी तो जब शुरुआत में जब ये GST आया तो सब बड़े ये हो रहे थे, टेंस हो रहे थे कि भाई है ना टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, टैक्स बढ़ा दिया, तो मतलब एक्सपेंस खर्चा, इसीलिए आपको ऐसा ना कि भाई ये खर्चे बढ़ गए। तो ये यहाँ पे एन इनपुट
SGST 4800, तो ये भी खर्चा ही है ना, दोनों भी। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आधा आधा बांट लेती है। अभी ये क्यों लिया जाता है टैक्स क्यों लेती है गवर्नमेंट? अरे भाई आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड किया जाता है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो गवर्नमेंट कहाँ से? भाई गवर्नमेंट के घर में थोड़ा ना झाड़ लगा है, पौधा लगा है कोई? नहीं ना, इकोनॉमी के हिसाब से जनरेट होता है पैसा। ऐसा नहीं कि भाई आरबीआई तो उनके हाथ में तो नोट्स है ना, प्रिंट कर दो, बहुत सारे नोट प्रिंट कर लो, गवर्नमेंट को क्या? अरे लेकिन रिसोर्सेज के अगेंस्ट ही होगी ना आपको करेंसी उसी तरीके से करना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे तो फिर मशीन लगा के कोई भी पैसे बना लेता, ऐसे बनाने से तो फिर बहुत शॉर्टेज हो जाती है हर चीज़ों की, राइट। तो यहाँ पर हमको और फिर आपको टू थोड़ा स्पेस लीव कर TO2 और क्या लिखना होगा यहाँ पे? पेमेंट किया बैंक के थ्रू, तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ है इसीलिए उसको क्रेडिट में कर रहे हैं। बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट में उसको लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल अमाउंट कितना होगा? तो अब 89,600, ये जो टोटल होगा 80,000 प्लस 9,600 है ना खर्च। भाई बैंक अकाउंट से तो हमारा जो है 89,600 जाएगा, क्योंकि है ना GST कैलकुलेट करके फिर है ना मशीनरी की जो कॉस्ट है ना वो 89,600 हो गई। मतलब हमारे बिजनेस में हम बोलेंगे भाई मशीनरी के पीछे 89,600 खर्चा किया, टैक्स भी इसी में इंक्लूड होगा। अब नरेशन लिखेंगे बिंग, यहाँ पे लिखा जाएगा बिंग मशीनरी परचेस्ड at the rate of 12% GST. Now next इसको सेपरेट कर दो ट्रांजेक्शन को। आप थ्रू बैंक मतलब पेमेंट मेड बाय चेक ऐसे लिख सकते हैं हम। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे 25 को 25 तारीख की बात आई कि भाई 25 तारीख को पेड टू SG एंड सन्स को पेमेंट किया बाय चेक। मतलब बैंक में से पैसा कम हो गया, आपके बैंक के खाते में से पैसा कम हो जाएगा, तो यहाँ पर चेक के थ्रू पेमेंट किया है 30,000 का। अभी रिसीवर कौन है? अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से जाते हैं तो रिसीवर है वो SG एंड सन्स है। अभी हम इसको दे क्यों रहे हैं? अरे भाई हमारा क्रेडिटर है इसीलिए दे रहे हैं, ऐसे किसी को हम थोड़ा ना पैसे देते। या तो हम कुछ परचेस करेंगे तो ही देंगे ना, या तो इमीडिएट हम पेमेंट करेंगे, और इमीडिएट नहीं करते फ्यूचर डेट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे SG एंड सन्स को पेमेंट कर रहा है तो मतलब वो क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है। जब भी क्रेडिटर डिक्रीज होता है तो उसे डेबिट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर SG एंड सन्स को हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से डेबिट में, और ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अगर आप उसको समझ रहे हो तो मतलब है ना क्रेडिट द रिसीवर, यहाँ पे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे ये रिसीव कर रहा है, ये बंदा है जो रिसीव कर रहा है। तो 25 तारीख को हम रिकॉर्ड करेंगे SG एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? तो 30,000, 30,000 का ट्रांजैक्शन था भाई। नरेशन में लिखा जाएगा बिंग अमाउंट पेड टू SG एंड सन्स बाय चेक के थ्रू पे कर दिया, मतलब चेक पेमेंट कर दिया। लेकिन ये सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन होता है। सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन मतलब अगर मान लो आपका चेक बाउंस हो जाता है तो ये क्या बंदा फिर आएगा नहीं कि आपके पास आएगा, है ना। लेकिन हम कोई भी, लेकिन बिजनेस में हार्डली ऐसा होता है कि बाउंस होने वाली बात, किसी को चीट करना होता है तो वो ये केसेस होता है, नहीं तो अदरवाइज वेरी रेयर केस। तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया भाई, ये ईमानदार है अशोक जर्नल, इसको पता है कि भाई मैंने पेमेंट कर दिया, इसीलिए इसने रिकॉर्ड भी कर लिया कि भाई हाँ मेरा खाते से 30,000 कट हो जाने वाला है, डिक्रीज हो जाने वाला है। नाउ नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पे। अभी कितनी तारीख को बात हो रही है भाई? 28 तारीख को रिसीव्ड कमीशन। तो रिसीव्ड वर्ड आता है मतलब आपके पास इनकम आई। रिसीव्ड वर्ड
कमीशन हुआ, रेंट रिसीव्ड हुआ, सैलरी रिसीव्ड हुआ, अगर ये वर्ड रिसीव्ड आ गया तो मतलब है ना बिजनेस में पैसा आया। तो यहाँ पे 10,000 आया, हाँ किससे आया अभी यहाँ पे ये मायने नहीं रख रहा है। यहाँ पे हम दो एस्पेक्ट जो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, राइट, क्योंकि है ना नाम बंदे का तो कब लिखते हैं जब है ना उधारी वाली बातें होती है। तो यहाँ पे उधारी वाली बातें नहीं है भाई, रिसीव्ड है मतलब कैश आ गया, तो कैश कम्स इन है। और आप ये बोल सकते हो कि कैश इंक्रीज हो रहा है 10,000, और है ना कमीशन है वो इनकम है, तो इनकम जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट में लिखा जाता है, इनकम जब इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट में लिखा जाता है। और अगर आप है ना ट्रेडिशनल अप्रोच से जाते हो तो वो नॉमिनल अकाउंट का रूल है जो कि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो उसके हिसाब से भी ये है ना कमीशन है वो है ना क्रेडिट में आपका आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कैश अकाउंट को तो डेबिट करेंगे क्योंकि कैश कम्स इन है, बिजनेस में आ रहा है भाई पैसा आ रहा है, तो करो कैश को कम्स इन। तो 28 तारीख को जो रिकॉर्ड करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। और टू कमीशन अकाउंट, कमीशन रिसीव हो रहा है, कमीशन अकाउंट तो कमीशन रिसीव होता है, तो कमीशन जब देते तो वो पेमेंट हुआ, एक्सपेंस हुआ, कमीशन रिसीव हो रहा है तो मतलब ये इनकम है, इनकम है। अमाउंट कितना आएगा तो 10,000 का अमाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10,000, फिर भी 10,000 नरेशन में लिखेंगे बिंग कमीशन रिसीव्ड। अब यहाँ पे नरेशन में हम लिख देंगे नाम बंदे का भी, ये रिसीव तो हुआ किससे, तो गणेश के पास से मिला है, इस तरीके से हमको लिख देना है। तो आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट इस पे। नेक्स्ट यहाँ पे अब हमको बोला है जो ट्रांजैक्शन है 30 तारीख को पेमेंट किया भाई, किस चीज़ का पेमेंट किया, तो पेड रेंट, रेंट पे किया है, रेंट पे किया है। तो रेंट कितना पे किया है 5,000। जब पेड वर्ड आता है तो मतलब आपका कैश गया, आपका कैश गया बिजनेस से, तो कैश जाना मतलब क्रेडिट करेंगे हम क्योंकि एसेट में डिक्रीज हो गया, एसेट डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट में लिखा जाता है। और रेंट है वो है ना एक्सपेंसेस हो गया, तो यहाँ पे रेंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि जब भी है ना एक्सपेंसेस में इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं। और अगर आप है ना ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से जाते हो तो रेंट मतलब नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे एक्सपेंस हो गया एक तरीके से रेंट, राइट, पेमेंट किया तो। और कैश के लिए आप बोलोगे रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे तो गोज आउट हो रहा है भाई रोकड़ा। तो आपको दोनों में से कोई एक रूल एकदम अपने माइंड में बिठा लेना, आप कैसे बिठाते हो आपके, मैं तो बोलूँगी दोनों भी ध्यान में रखो, तो कम से कम कहाँ कभी कंफ्यूजन होगा तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि रेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखेंगे कि जो नेक्स्ट अभी एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे 30 तारीख को, मई का महीना है भाई, 31 दिन का होता है, राइट, तो 30 तारीख को लास्ट एक और ट्रांजैक्शन है हमारे पास अभी करने के लिए, तो रेंट अकाउंट को करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट हो गया 5,000, थोड़ा स्पेस लीव करो, फिर TO2 लिखो, टू कैश अकाउंट 5,000 नरेशन में लिख देंगे बैंक रेंट पेड, रेंट इंक्रीज होना मतलब एक्सपेंस इंक्रीज होना, एक्सपेंस मतलब डेबिट, और कैश डिक्रीज होना मतलब एसेट डिक्रीज होना, इसीलिए उसको क्रेडिट। नाउ नेक्स्ट अभी जो लास्ट एंट्री है वो आएगी 31 तारीख की, 31 तारीख का ट्रांजैक्शन। अभी 31 तारीख को देखिए क्या बात हो गई कि परचेज्ड शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड। अभी शेयर्स है ना, शेयर्स मतलब है ना हम जॉइंट स्टॉक कंपनी में
मेंबरशिप लेते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी की मेंबरशिप लेते हैं, उसके लिए हम उनके शेयर्स को परचेज करते हैं। तो यहाँ पे शेयर्स परचेज किया तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हो गया। जिसके पास एक्स्ट्रा फंड होता है और जिसको सेविंग करनी होती है, एक्स्ट्रा फंड होता है, जिसे कंपनीज में पैसा लगाना होता है, तो वो है ना शेयर्स खरीदता है कंपनीज के। तो अतुल लिमिटेड कंपनी के शेयर खरीदे हैं। तो यहाँ पे एक तो जो होगा वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है वो एसेट होता है। और है ना, इसको लेने के लिए आपका है ना भाई बैंक बैलेंस कम हो गया, क्योंकि थ्रू डीमेट अकाउंट गया। थ्रू डीमेट अकाउंट मतलब डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट, ये अकाउंट ओपन किया जाता है स्पेशली बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए, शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए डीमेट अकाउंट ओपन किया जाता है। तो यहाँ पर अब हम जब नाम लिखेंगे, मतलब नाम लिखने की जरूरत नहीं, हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, हम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। आपको अतुल कंपनी का इतना बड़ा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स लिख देंगे हम। डेबिट 10,000 टू, हम यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखेंगे क्योंकि बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज होगा। और कंपनी का नाम हम नरेशन के टाइम पे मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे अभी हम लिखते हैं 31 मई को जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा कि भाई इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, आपको चाहिए शेयर्स ब्रैकेट में भी लिख सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये एसेट होता है, ये एसेट हुआ, एसेट्स में की कैटेगरी में आता है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमको डेबिट में लिखना है कितने अमाउंट के, तो 10,000 के शेयर खरीदे भाई इसने, फ्यूचर को सोच के कि भाई थोड़ा तो पैसा सेव हो जाए मेरा, हाँ कंपनी में पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया। और थोड़ा लाइन स्पेस लीव कर फिर यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि डीमेट अकाउंट के थ्रू गया। और डीमेट अकाउंट बैंक अकाउंट्स में ओपन होता है, शेड्यूल्ड बैंक में डीमेट अकाउंट ओपन होता है, डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट जिसे बोला जाता है, फुल फॉर्म जिसका। और ये है ना स्पेशली बाइंग ट्रेडिंग करने के लिए, शेयर्स की ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग के लिए ओपन किया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे बिंग शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी परचेज्ड थ्रू डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट के थ्रू परचेज हुआ है। यहाँ पे इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना मत भूलिएगा। लेकिन उसके पहले हमने टोटल नहीं किया, तो टोटल करना बहुत जरूरी है। मुझे लगा चलो अभी टोटल तो मेरे स्टूडेंट्स कर लेंगे, इसलिए मैं क्विकली आप लोगों को टोटल बता देती हूँ कि आपको ये जो है ना डेबिट का एंड क्रेडिट का आपको टोटल करना है। आप जब टोटल करेंगे तो आपको कितना यहाँ पे अमाउंट आएगा, तो वो आने वाला है आपको यहाँ पर 3,02,600, 3,02,600 डेबिट में। सेम अमाउंट आपका क्रेडिट में। आपको क्रॉस चेक कर लेना है कि भी आया है क्या बराबर से। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।